जो यंग जनरेशन है उनको मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ अब अपनी एंशिएंट रेसिपीज़ को वैल्यू करें, आगे दुनिया तक पहुँचाएँ, तभी बाहर के लोग जो हैं हमारी कंट्री को अच्छी नज़रों से और ज़्यादा देखना शुरू करेंगे। हमारे बड़े-बुज़ुर्गों से और काफ़ी सारी रिसर्च के बाद मैंने ये जाना कि वो कौन-सी 5 गलतियों से बच कर के हम अपनी कांजी को या तो अमृत बना सकते हैं या बीमारियों का घर बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको आपके सामने 2 जार्स देखने को मिलेंगे। ये वो जार है जिसके अंदर मैंने वो सारी सावधानियाँ बरती हैं जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग या हमारी साइंस जो है करने से मना करती है। ये वो जार है जिसके अंदर मैंने जानबूझकर वो गलतियाँ करी है जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग या साइंस कहती है कि ना करें। तो आपको जान कर के हैरानी होगी कि दोनों का रिज़ल्ट सेम आया, यानी कि पीएच लेवल 3.8 आया दोनों का, यानी कि फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हुई है, पीने के लिए सेफ़ है, अमृत है और प्रोबायोटिक से भरी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस है कि खराब वाली जो तरीका है वो भी सही है, या हमारे बड़े बुजुर्गों या हमारी साइंस जो कह रही है वो सब गलत है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि गलत हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारा कुछ इस बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको परफेक्ट रेसिपी कांजी की देखने को मिलेगी और रेसिपी के लास्ट में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी जिसको कि आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकती हैं, प्रिंट आउट लेकर के अपने किचन में पेस्ट कर सकते हैं वॉल पर, ताकि जब आप कांजी बनाएँ, आप नए हैं कांजी बनाने में, तो आप वो सारी गलतियों को सामने देख सके बहुत ही सरल भाषा में। और पीएच लेवल क्या होता है, 5 बड़ी गलतियाँ कौन-सी होती है, ये सब डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं टाइम के साथ, ताकि अगर आपको कुछ देखना है तो आपको वापस से वीडियो पूरा ना देखना पड़े। जो आप देखना चाहते हैं पर्टिकुलर चैप्टर, आप उस पे क्लिक करें टाइम पर और आप सीधा उस चैप्टर पर पहुँच जाएँगे। कांजी कैसे फर्मेंट करती है, कैसे इसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक बनती है, उसके लिए पीएच लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। पीएच लेवल का मतलब होता है कि हमारी कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है यानी कि खट्टी है, या कोई भी चीज़ कितनी अल्कलाइन है यानी कि कड़वी है। पीएच लेवल का जो मेज़रमेंट है होता है वो 0 से 40 नंबर तक का होता है। 7 नंबर का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी कि हमारा सादा पानी जो है उसका पीएच लेवल 7 आता है। और 7 के ऊपर-ऊपर जब ये नंबर जाता रहता है तो ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी अल्कलाइन है, और 7 से नीचे यानी कि 6, 5, 4, 3 ये बताता है कि हमारी कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या इसके अंदर कितना एसिड है। और जब हम कांजी बनाते हैं तो हमारे जार के अंदर का जो पीएच लेवल होता है वो 6 या 7 के बीच में होता है, यानी कि एकदम परफेक्ट एटमॉस्फेयर जहाँ पे कि खराब वाले बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, ये वो वाला बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमन और एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वैसे तो ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन इसके फिर भी कुछ स्ट्रेन्स हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि डायरिया जैसी बीमारी, स्टमक में क्रैम्प आपको आ सकते हैं, या आपको जो है फूड पॉइज़निंग हो सकती है। तो ये वाले जो बैक्टीरिया है ये गंदे पानी की वजह से या गंदे हाथ की वजह से आपके जार में आ सकते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि गंदे हाथों से कांजी को या कोई भी अचार को हाथ मत लगाओ, वो खराब हो जाएगा। तो उनको जो है हमारे बड़े-बुज़ुर्गों को साइंटिफिक रीज़न या बीमारियों के नाम नहीं पता है, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है यहाँ पर। तो अब ये जो हमारा पीएच लेवल है जो 6 और 7 के बीच में है, ये एसिडिक कैसे बनता है? क्योंकि जितना एसिडिक होगा उतना ही अच्छा होगा, उतने ही अच्छे प्रोबायोटिक इसके अंदर होंगे और उतने ही उसके अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर बनेगा जहाँ पे कि खराब वाले बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं सकते हैं, जो कि है 3.8 या 2, ठीक है? अगर जहाँ पे आपके जार के अंदर का लेवल ये आ गया तो समझिए कि आपकी जो कांजी है या जो भी आप प्रोबायोटिक ड्रिंक बना रहे हैं वो एकदम सेफ है और अमृत का काम करती है। तो वो कैसे होता है कि हमारी कोई भी सब्ज़ी है, मान लीजिए हम गाजर का या चुकंदर का इस्तेमाल कांजी में करते हैं, उसके सरफेस में पहले से ही अच्छे वाले बैक्टीरिया यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और इनका क्या काम होता है कि गाजर में जो पहले से मौजूद शुगर होती है उनको खा कर के पानी के अंदर नमक के साथ ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी कांजी को खट्टा बनाने का काम करती है। और खट्टा भी इसी वजह से होता है क्योंकि एसिडिक माहौल अंदर बन रहा है। अंदर जो है अच्छे बैक्टीरिया और ख़राब वाले बैक्टीरिया की वॉर चल रही है, और वहाँ पे अगर आपका माहौल या आपकी सारी चीज़ें टेक्निक सारी सही है तो अच्छे वाले बैक्टीरिया जो है विन करेंगे, ख़राब वाले हार जाएँगे, जिसकी वजह से हमारा पीएच लेवल जो है 3.8 के करीब आएगा और वो वाली जो ड्रिंक है हमारी एकदम बढ़िया प्रोबायोटिक बन जाएगी। अब आते हैं 5 सबसे बड़ी गलतियों पर, और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे गलतियाँ करने के बाद भी ये वाली कांजी सेफ़ है और उसका पीएच लेवल 3.8 कैसे आया। तो सबसे पहली और बड़ी गलती है कि राई को दरदरा नहीं कूटना, उसको साबुत ही डाल देना।
तो होता क्या है कि राई के अंदर जो है मीरोसिनिस नाम का एंजाइम पाया जाता है और ये तभी एक्टिव होता है जब इसको दरदरा कूटा जाता है, क्योंकि दरदरा कूटने के बाद ही इसके अंदर से जो है एंटी फंगल ऑयल रिलीज होता है, जो कि एक शील्ड का काम करता है कांजी के जार के अंदर, और किसी भी तरीके की मोल्ड फंगस या जो वाइट एक लेयर आ जाती है कांजी के ऊपर, उसको आने से रोकता है। जो पुराने लोग बनाते आए हैं या जो अपने पेरेंट्स से या अपने दादा-दादी से सीखे हैं, वो तो बिना आँख बंद किए दरदरा ही कूटेंगे राई को। लेकिन जो लोग नए हैं, वो ये सोच सकते हैं कि भी अगर राई को नहीं भी कूटा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि राई को कूटना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर कि नए लोगों के लिए जो अभी कांजी बनाना शुरू कर रहे हैं या सीख रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आरओ के पानी का इस्तेमाल करना। आप सभी जानते हैं कि आरओ वाटर को डेड वाटर ही बोला जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है कि इसके अंदर अच्छे खराब बैक्टीरिया, मिनरल्स सब चला जाता है। और आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जाने-अनजाने में आपके दादा-दादी, नाना-नानी या मम्मी-पापा यही बोलते हैं कि कांजी बनाते वक़्त पानी को उबालो, टैप वाटर को, उसको ठंडा करो और फिर इस्तेमाल करो। तो कारण क्या होता है, जो अभी हमने बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हमारी सब्जियों में लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया। तो इनको जो है ऐसा माहौल और ऐसे बैक्टीरिया अच्छे वाले चाहिए होते हैं जो कि इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तो जार के अंदर हमने पानी तो डाल दिया, लेकिन वो वाला माहौल नहीं मिला है जिससे कि अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो कर सके, जिसकी वजह से जो हमारी फर्मेंटेशन है वो स्लो हो जाती है, और स्लो फर्मेंटेशन की वजह से पीएच लेवल 6 और 7 के बीच में ही अटक जाता है। और जब एसिडिक माहौल नहीं मिलता है अंदर जार के, तो सब्जियां जो है सड़ने लगती है, फंगस लग जाती है, या वो थोड़ी सी स्लाइमी हो जाती है और अजीब सी महक आने लगती है। तो इसीलिए कांजी बनाते वक्त हमेशा पानी को उबालो, टैप वाटर को अच्छे से उबाल करके ठंडा करके फिर इस्तेमाल करो। तीसरी सबसे बड़ी गलती है आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल। क्या होता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी फर्मेंटेशन को स्लो कर देती है। जैसा कि अभी मैंने पानी के बारे में बोला कि जहाँ फर्मेंटेशन स्लो हुई, हमारा पीएच जो है 6 और 7 के बीच में ही अटका रह गया कुछ दिन के लिए, तो सब्जियाँ जो हैं सड़ने लगती है, फंगस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नमक डालने से आपका कांजी या कोई भी सब्ज़ी जो आप फर्मेंट कर रहे हैं खराब ही बनेगी, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा है अगर आप नए हैं। तो इसीलिए हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो हमारा जो सेंधा नमक है वो बहुत पुराना नमक है। ये जो आयोडाइज़्ड सॉल्ट है, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम में आना शुरू हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसके बीच में एक डॉट भी कनेक्ट होता है कि हमारी एंशिएंट रेसिपीज़ में हमेशा सेंधा नमक किसी कारण की वजह से डाला जाता था, और इसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जो फर्मेंटेशन को बहुत अच्छा करती हैं। बड़ी गलती है कि कांजी बनाते वक़्त जार को आधा खाली छोड़ देना, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, जानबूझकर किया था। जिसमें मैंने सब चीज़ों का ध्यान रखा है, उसके अंदर मैंने सिर्फ़ जार को थोड़ा-सा छोड़ा है, 1-2 इंच के करीब, ताकि जो अंदर फर्मेंटेशन हो रही है, उसकी वजह से जो CO2 रिलीज़ हो रही है, वो बाहर की तरफ जा सके, अंदर ट्रैप ना रहे। तो कांजी बनाने का जो प्रोसेस है वो एनारोबिक प्रोसेस के अंडर आता है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर हम इसको इतना छोड़ देते हैं तो इसके अंदर हवा रहेगी, और उसके वजह से इसके अंदर जो मोल्ड आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब आप कांजी बना रहे हैं तो बस इतनी स्पेस छोड़िए। अब ये वाला जार मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि इस कांजी को बनाए हुए मुझे 15-20 दिन हो गए हैं। अब इसका जो पीएच लेवल है, मतलब कि इतना एसिडिक एनवायरनमेंट इसके अंदर बन गया है, 2.8 के करीब है, कि इसके अंदर खराब वाले बैक्टीरिया ग्रो हो ही नहीं सकते हैं। तो इस स्टेज पर आपका जार खाली रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसको बना रहे हैं, तब आपको ऐसा रखना है जार, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 से 2 इंच खाली रखना है बस, आधा खाली नहीं छोड़ना है। 5वीं और आखिरी सबसे बड़ी गलती है कि हमारे कांजी के जार को घंटों तेज़ धूप के अंदर रखना और बहुत ही पतले कपड़े से ढक देना। तो होता क्या है कि हमारे कांजी को बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, उसको 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन सर्दियों में ये टेम्परेचर 10, 15 या 20 डिग्री नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से कि ये वाला बैक्टीरिया जो है सो जाता है, और जैसा कि हमने पहले पॉइंट्स पे डिस्कस किया था कि जहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करना या स्लो हो जाएँगे, वहीं पर सब्जियाँ सड़ने लगेंगी या उसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा सब्जियों को कुछ घंटे के लिए ऐसी धूप में रखा जाता है, ना जो कड़क है, ना बहुत ठंडी धूप है, तो एकदम मीडियम धूप में रखा जाता है और एक कपड़े से अच्छे से ढका जाता है। धूप लगने से क्या होता है कि
धूप जो है हमारे कांच के जार के थ्रू इसके लिक्विड में जाती है, इसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाती है, जो कि एकदम बेस्ट टेम्परेचर होता है उस बैक्टीरिया को बढ़ाने का, लैक्टोबैसिलस। और जो हमारा कपड़ा होता है वो ये काम करता है कि सूरज की गर्मी या रोशनी के साथ-साथ यूवी रेज़ भी होती है, जो कि इस बैक्टीरिया के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए हमेशा जार को अच्छे से कपड़े से ढकना, बहुत पतला भी नहीं, लेकिन ठीक से कपड़े से ढकना, ताकि हमारी जो यूवी रेज़ हैं वो अंदर ना जाएँ, सिर्फ़ इसको गर्मी मिले ताकि ये जो लिक्विड है उसको सही टेम्परेचर मिल सके हमारा बैक्टीरिया अच्छा वाला ग्रो करने के लिए। तो चाहे तो आप थोड़े से मोटे से कपड़े से ढक सकते हैं, ठीक है? उसकी 2 लेयर्स कर सकते हैं या फिर ऐसे ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं, बिल्कुल टाइट नहीं, जैसा कि मैंने बताया, हल्का-सा ढीला छोड़ना है ताकि CO2 जो अंदर बन रही है फर्मेंटेशन की वजह से वो रिलीज़ हो सके। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे बड़े-बुज़ुर्ग कांजी बनाते हैं या कोई भी ऐसी प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाते हैं या अचार बनाते हैं, तो वो हमेशा धूप का ख़्याल रखते हैं। कभी धूप पे रखते हैं, कभी छाँव में रखते हैं, कभी अंदर लेकर आते हैं। तो उसके पीछे ये काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, जिनके शायद नाम उनको नहीं पता होंगे, लेकिन कितने सही तरीके से वो करते आ रहे हैं, बिना पढ़े, बिना समझे, अपने पुरानी जनरेशन से। तो ये भी एक काबिल तारीफ़ है। हम तो देख-देख के, पढ़-पढ़ के, रिसर्च कर-कर के इन चीज़ों पे जो है वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन असली तारीफ़ तो मुझे लगता है उन बड़े-बुज़ुर्गों की होनी चाहिए, जो बिना जाने-समझे इतना अच्छे से काम करते आ रहे हैं। अब बारी आती है कि 5 गलतियों के बाद इस जार की, जिसमें मैंने वो सारी गलतियाँ करी है जो अभी हमने डिस्कस करी है। यानी कि मैंने राई को नहीं कूटा, मैंने नमक सादा डाला है, मैंने आरओ का पानी इस्तेमाल किया है ना? उसके बाद भी मेरा जो पीएच लेवल है 3.8 है, एकदम सही प्रोबायोटिक बन गया, कैसे? तो आप ये कह सकते हैं कि अ, इसका जो एटमॉस्फेयर था जार के अंदर का, वो एकदम परफेक्ट था, क्योंकि हो सकता है कि मेरी सब्जियों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। इन सब्जियों के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, रेशियो बहुत ज़्यादा होगी, और जब अंदर इसको माहौल मिला होगा सब चीज़ों का, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया किसी वजह से ये लड़ाई जीत गए और खराब वाले बैक्टीरिया जो है लड़ाई हार गए। लेकिन मैं इसको सिर्फ लक या कोइंसिडेंस ही बोलूँगी, और एक एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं कि अगर हम बाइक में जाते हैं और हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं और उस दिन हम लोग किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से बच जाते हैं, तो आप इसको लक ही मानिए कि उस दिन किसी कार ने या किसी दूसरे व्हीकल ने आपको हिट नहीं किया, तो इसकी वजह से आप सेफली घर पहुँच गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हेलमेट लगाना बाइक चलाते हुए गलत है या हमें उसको नहीं लगाना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, उन पॉइंट्स को याद रख के अपनी कांजी को वैसे बनाना ज़रूरी है। ख़ास करके अगर आप नए हैं इस प्रोसेस में, तब तो आपको बिना आँख बंद किए वो वाले सारे स्टेप्स फ़ॉलो करने ज़रूरी हैं, ताकि आपकी कांजी सही बने, क्योंकि एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? और हम नहीं चाहते हैं कि खराब वाले बैक्टीरिया की वजह से आपका पेट खराब हो, तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो मैंने चीज़ करी है, प्लीज़ उसको खुद से मत ट्राई कीजिएगा। और जो ये मैं टूल आपको बार-बार दिखा रही हूँ पीएच लेवल को मेज़र करने के लिए, आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी जो सेंसेस है वही बहुत है आपकी कांची को सही या गलत बताने के लिए। इसके अंदर महक, इसकी सब्जियों का टेक्सचर या इसका जो खटास है वो एकदम विनेगर जैसी होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही चल रही है, तो इसका मतलब आपका फर्मेंटेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले कोई बड़े-बुज़ुर्ग या पहले लोग ये वाला टूल नहीं रखते थे अपनी कांजी को समझने के लिए, है ना? तो ये तो सिर्फ़ मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है, ताकि आपको पता चल सके पीएच लेवल क्या होता है और कैसे अच्छा भी कर सकता है काम और ख़राब भी कर सकता है। तो ये सब बातें हो गई, अब मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। रेसिपी हम लोग देख लेते हैं, जो कि एकदम परफ़ेक्ट है, एकदम सही मेज़रमेंट के साथ। सबसे पहले हम लोग पानी को बहुत अच्छे से उबालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी बीच में हम लोग 2 काली गाजर और 1 चुकंदर लेंगे, उसको बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे ताकि मिट्टी निकल जाए। फिर इसको छीलेंगे। अगर आपको काली गाजर नहीं भी मिलती है तो लाल गाजर के साथ भी कांजी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन फरवरी के महीने में काली गाजर हर मार्केट में पाई जाती है, क्योंकि ये मौसम है कांजी बनाने का हर घर में। सब्जियों को हम लोग अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद जो पानी हमने ठंडा किया था वो पानी हम जार में डालना शुरू करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा गैप जो है पानी डालने के बाद ज़्यादा रखा है, क्योंकि सब्जियां भी डाली जाएंगी। ठीक है, सब्जियां डालने के बाद आपको लगे कि अभी गैप बहुत ज़्यादा है, 1 या 2 इंच से ज़्यादा है, तो आप पानी और डाल सकते हैं। लेकिन मेरे जार में 1300 ml के करीब पानी पूरा पड़ गया था सब्जियों के साथ। यहाँ पे हम लोग नमक की रेशो जो है पानी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जो नए हैं ये उनके लिए ज़रूरी है, जो पुराने हैं वो तो अंदाजे से भी नमक डालेंगे तो एकदम सही बनता है। और
टेस्ट के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत नए हैं उनके लिए ज़रूरी रहता है कि जितना आप पानी ले रहे हैं उसका 3% नमक जाएगा ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 1300 ml पानी ले रही हूँ, तो यहाँ पे 39 ग्राम्स के करीब हमारा जो है नमक की क्वांटिटी आती है। तो मैं 40 ग्राम ले रही हूँ, जो कि 2 बड़े चम्मच के करीब नमक आता है। तो ये छोटी सी मैथ्स मैंने आपकी स्क्रीन के सामने कैलकुलेटर के थ्रू समझाई हुई है कि जितना भी आपका पानी है इंटू 0.03 करना है और आपकी नमक की रेशियो आ जाएगी। 1000 ml का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1000 ml 1000 इंटू 0.03 जब करेंगे तो आपका 30 ग्राम नमक की रेशियो अपने आप बहुत इजीली आ जाएगी। शुरू में आपको जब नमक डालेंगे ना तो आपको बहुत तीखा लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे जैसे हमारी कांची फर्मेंट होगी, खट्टी होगी, फ्लेवर्स इसके अंदर आएंगे, तो ये नमक की जो नमक का जो स्वाद है ना वो एकदम सेटल हो जाएगा। अब बारी आती है हमारी राई डालने की, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको 3 तरीके के बीज दिखाई दे रहे होंगे। अक्सर लोग राई में, पीली सरसों में और सरसों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ रखा है। काली सरसों हमारे साउथ इंडियन खानों में डाली जाती है, सांभर वगैरह, ठीक है। और जो हमारी पीली सरसों है वो अचारों में भी डाली जाती है, और बंगाल में इस सरसों के साथ बहुत फेमस फ़िश भी बनाई जाती है, ठीक है। और फिर एक आती है राई, ठीक है, ये भी अचारों में डाली जाती है। लेकिन अगर हम अलग अलग इन काली सरसों को और राई को रखें तो आप जो है डिफरेंस पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग देखेंगे तो जिनको ज़्यादा पहचाननी है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको काली सरसों का इस्तेमाल नहीं करना है, राई का इस्तेमाल करना है। काली सरसों काले रंग की होती है, लेकिन राई जो है थोड़ी सी येलो ब्राउन का जो है ना कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने जार में मैंने कुटी हुई राई रखी है, और आप कुटी हुई राई और साबुत राई में भी थोड़ा सा कलर में फ़र्क देखेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 से 2 बड़े चम्मच कुटी हुई राई के जार में डालूंगी, और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नमक भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो आप बाद में पानी और डाल के जो है नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। एक बारी जब इसमें जो है हमारा पीएच लेवल थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा तो इसमें कोई ख़तरा नहीं रहेगा ख़राब बैक्टीरिया के बनने का। और ये सारी बातें मैं नए लोगों को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। पुराने लोग तो मैं जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि आंख बंद करके भी कांजी एकदम परफेक्ट बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग 1 बड़े चम्मच के करीब भुनी हुई अजवाइन डालेंगे मसल के, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। थोड़ी सी हींग डालेंगे भून करके, और बस इससे ज़्यादा मसाले मैं तो अपनी कांजी में नहीं डालती हूँ, जो मैं सीखती आई हूँ अभी तक। अगर आपको लगता है कि और भी मसाले आप डालना चाहते हैं या आपके यहाँ डलते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैं जो है कुटी हुई काली मिर्च भी इस्तेमाल करती हूँ, 1 चम्मच के करीब मैंने ये भी डाला है। कांची हमारी बन चुकी है, और इसको बंद करने से पहले एक बारी मैं आपको पीएच लेवल दिखा देती हूँ। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए, इस वीडियो को अच्छे से बताने के लिए, आपको ऐसा कोई टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सारी सब्जियां डाल दी, मसाले डाल दिए, तो हमारा पीएच लेवल 6 के आसपास आ रहा है। और जबकि हमारा फ़िल्टर्ड वाटर यानी कि आरओ पानी का जो पीएच लेवल है वो 8 के करीब आ रहा है। तो हो सकता है कि मेरा आरओ जो है सर्विस कराने वाला हो, क्योंकि 7 के आसपास हमारा जो है पानी का पीएच लेवल आना चाहिए। अब हम चाहे तो कपड़े से ढक के इसको रख सकते हैं, और चाहे तो इसकी जार की लिड से ही इसको कवर करके रख सकते हैं। लेकिन लिड थोड़ी सी लूज़ छोड़नी है, ताकि फर्मेंटेशन की वजह से अंदर जो CO2 बन रही है वो रिलीज़ हो सके और बाहर की हवा अंदर ना आ सके। मैंने अपने जार्स को जो है किचन की शेल्फ में ही रखा था, और उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गई थी। अगर आप धूप का ख्याल नहीं रख सकते हैं अंदर बाहर, या कड़क धूप और हल्की धूप का फ़र्क आपको नहीं पता चलता है, नए हैं, तो आप इसको किचन की शेल्फ में ही फर्मेंट होने के लिए रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 3 दिन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन कैसी चल रही है। जब बबल्स दिखाई देने लगते हैं जार के अंदर, ये निशानी है कि आपकी फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से चल रही है। आपको कांजी की जो खटास है वो आपको महक उसकी आने लगेगी, और कांजी में भी खटास आने लगेगी जब आप उसको टेस्ट करेंगे। तो पीएच लेवल एक बार देख लेते हैं, तो हम देखेंगे कि पीएच लेवल हमारा 3.8 के करीब आ गया है। तो ये सिर्फ टूल मैं आपको समझाने के लिए फिर से बता रही हूँ कि यूज़ कर रही हूँ। आपकी अपनी सेंसेस ही जो है कांजी को टेस्ट करने के लिए, उसका टेक्सचर जानने के लिए सब्जियों का काफ़ी है, क्योंकि हम ये चीज़ जो है बचपन से पीते आ रहे हैं, तो इसके लिए ये सब टूल्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो अब ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं, प्रोबायोटिक बन गया है ये और अमृत का काम करेगा। और इस वाले एनवायरनमेंट में, एसिडिक एनवायरनमेंट में अब ख़राब वाले बैक्टीरिया आ ही नहीं सकते। तो आप टेंशन फ्री होकर के इस कांजी को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये खट्टी हो गई, आप इससे ज़्यादा खट्टा नहीं पी सकते, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप एक आध दिन जो है इसको बाहर भी रखते हैं, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसकी खटास को और कम कर सकते हैं। अब ये जितनी भी सब्जियां बची है इसको आप अपने रोल्स में, अपने सैलड्स में डाल करके इस बेहतरीन प्रोबायोटिक को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इन वेजिटेबल्स को आपको कांजी के थोड़े पानी में ही सोक करके रखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि इसको मैं ऐसे ही रख दूं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसको कांजी वाले पानी में सोक करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आप चाहें सैलड में डालना या अपने रोल्स में डालना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और अभी तक हम उनको नहीं समझे हैं कि उनकी जो रेसिपीज़ हैं, उनके जो तरीके हैं, वो सिर्फ़ वहम है या सच में उसके कुछ साइंटिफिक रीज़न्स हैं, तो प्लीज़ उनको जा कर के एप्रिशिएट करें, छोटा-सा हग कर सकते हैं, ताकि उनको लगे कि उनके बच्चे जो हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बातों को ऐसे ही आई-गई नहीं करते हैं। और जो यंग जनरेशन है उनको मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी रेसिपीज़ को, अपनी एंशिएंट रेसिपीज़ को वैल्यू करें और आगे दुनिया तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ को वैल्यू करेंगे और उसको एप्रिशिएट करेंगे, अपनी कंट्री के लिए खड़े होंगे, अपनी कंट्री का खाने के बारे में बात करेंगे, तभी बाहर के लोग जो हैं हमारी कंट्री को अच्छी नज़रों से और ज़्यादा देखना शुरू करेंगे। और अगर अगर हम ही अपनी कंट्री के खानों को कहेंगे तो पुरानी चीज़ें हैं, अब कौन खाता है, कौन पीता है, तो बाहर के लोग तो कैसे ही रिस्पेक्ट कर पाएँगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी और किसी नई कहानी या रिसर्च के साथ।